नमस्कार साथियों। इन दिनों राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव संसद में जिस तरीके से बोलते हुए नजर आए, ये कह सकते हैं कि एनडीए को सरकार को घेरने के लिए दोनों ही युवा जो है इस समय लगे हुए हैं। ऐसे में कल संसद के पटल पे धर्मेंद्र यादव का जो स्पीच आया वो तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। धर्मेंद्र यादव निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश करने के बाद उनको संसद में बोलने का मौका मिला और इस मौके को वो किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहते थे। धर्मेंद्र यादव का ये रूप संसद के अंदर जो देखने को मिला, ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी अखिलेश यादव के बाद धर्मेंद्र यादव भी अपनी पूरी तैयारी करके विपक्ष को घेरने के लिए इस बार आए हुए हैं। जिस तरीके से 2020 के मैच में क्रिकेट का वो खिलाड़ी चाहता है कि वो हर गेंद जो है बाउंड्री लाइन के बाहर भेजे और बॉलर ये चाहता है कि उसको हर बॉल पे विकेट मिले, ठीक उसी तरीके से अपने मुद्दों को लेकर के जो है धर्मेंद्र यादव ने ये कह सकते हैं जो स्पीच दिया उससे विपक्ष की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। महंगाई से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, अग्निपथ स्कीम को लेकर के तमाम ऐसे मुद्दों को धर्मेंद्र यादव ने बेपाकी से उठाया। और सबसे बड़ी बात है कि धर्मेंद्र यादव ने पूरा डेटा कलेक्ट करते हुए संसद के पटल पे पूरा डेटा रखा। इस बजट के आने के बाद उन्होंने डेटा रखा कि किस तरीके से जो है एनडीए की सरकार पिछले 10 सालों में बैकफुट पे गई है। तो पहले धर्मेंद्र यादव का ये बयान आप लोग सुनिए कि उन्होंने संसद के पटल पे आखिर क्या क्या कहा। मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों में से कम 95% लोग ऐसे हैं जो आज पूरी तरह से बर्बाद है। एनडीए की यह सरकार 11वां बजट पेश कर रही है, लेकिन इस 11वें बजट के बावजूद अगर मैं देखता हूं तो समाज की जो गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य का है तो स्वास्थ्य 2023 और 24 में बजट घटा दिया है। किसानों का बजट जहां यूपीए के सरकार के समय 2014 तक 5.5 था, वहीं 24 आते आते ये 3.15 रह गया है। शिक्षा का बजट जहां 2013 में 4.77 था, आज 23-24 आते आते ये 2.5% रह गया है। इसी तरह से जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, सभापति महोदय, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, ये जो बीजेपी की एनडीए की सरकार है, ये सरकार पूरी तरह से गरीब विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, बुनकर विरोधी, छात्र विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मजदूर विरोधी, जितनी भी अगर उपाधियां दी जाएंगी सभापति महोदय वो कम हैं। और मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं उदाहरण सहित आपको जब नंबर आए तो बोल देना, और हमें पता है आपका नंबर भी नहीं आएगा आपकी पार्टी में, ये भी पता है हमें। सभापति महोदय, श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा कहा है कि चुनाव में या जनता के बीच किया हुआ वादा अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो वो भी एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और उस भ्रष्टाचार में अगर किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो बीजेपी की और एनडीए की सरकार ने बनाया है। सभापति महोदय, 2014 के चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी ने वादे किए कि 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे। स्वामीनाथन जी, जिनको भारत रत्न दिया है, सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन वो धन्यवाद अधूरा है जब तक उनकी सिफारिशों को नहीं मानते हो। 2007-8 से लगातार मांग चल रही है देश में कि स्वामीनाथन जी की जो सिफारिश है किसानों को 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का, एमएसपी की गारंटी देने का, कानूनी हक और अधिकार देने का, उस गारंटी को आज तक नहीं माना, आज तक नहीं माना, आज तक नहीं माना। स्वामीनाथन जी को आज तक नहीं माना। अध्यक्ष जी, डिस्टर्ब ना करिए। सभापति महोदय, मेरा टाइम इसमें काउंट नहीं होगा। आप इधर, अरे यार, इसे जीता है तो ज्यादा ना बोलो, मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। इधर चलो। स्वामीनाथन जी की आपने नहीं मानी, एमएसपी आपने लागू नहीं की। कितनी बढ़िया बातें कि खाद पे हम सब्सिडी बढ़ा रहे हैं, पहले 50 किलो को 45 किलो, फिर 45 किलो को 40 किलो,
और मुझे लगता है कि ये तीसरा कार्यकाल पूरे होते होते केवल 10 ही किलो बचेगा खाद के कट्टे में, इससे ज़्यादा नहीं बचेगा। मंडी एक नहीं बनाई, आत्महत्या इतनी कर रहे हैं किसान। और किसान अगर अपनी एमएसपी की मांग करते हैं, हजारों किसान यहीं दिल्ली की सीमा पर मारे जाते हैं, और आप सोचते हो कि आपकी बात को कोई समझेगा नहीं। सभापति महोदय, नौजवानों को कितना गुमराह किया गया। नौजवानों से कह दिया गया हर साल 2 करोड़ रोजगार। मैं आज सवाल पूछता हूं अपने नौजवानों की ओर से, बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार में बैठे लोग, 10 साल आपने राज कर लिया है, आखिर 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार कहां है? अरे छोड़िए यार, अबे कोई नोटिस नहीं लेता तुम्हें, छोड़ो कोई नोटिस नहीं लेगा तुम्हें। 20 करोड़ नौजवान के रोजगार का हिसाब कहां है? आज 11वें बजट में जब याद आई तो वो भी ट्रेनिंग की बात करते हो। मैं कहना चाहता हूं आईआईएम, आईआईटी के नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे हो। आप सोच रहे हो इंटर्नशिप के इस छोटे से शगुफे से नौजवान खुश होंगे? देश के नौजवान खुश होने वाले नहीं है। सभापति महोदय, शिक्षा के मसले पर लगातार बजट घटाया जा रहा है, लगातार सरकारी शिक्षा कम की जा रही है, और ये बीजेपी की सरकार की लगातार प्रयास है कि नौजवान शिक्षित होंगे तो सवाल पूछेंगे। देश की जेएनयू से लेके, बीएचयू से लेके, एमयू से लेके जितने बड़े संस्थान हैं, सारे संस्थानों को बर्बाद कर दिया है। एक भी दलित, एक भी पिछड़े, कहीं आपका वाइस चांसलर नहीं है। लगातार जितने भी आपके प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों में आरएसएस का जब तक कोई फंडामेंटल कोर्स नहीं करेगा, बेसिक कोर्स, तब तक उसकी नियुक्ति नहीं हो। धर्मेंद्र यादव ने अपने स्पीच की शुरुआत नेताजी यानी मुलायम सिंह के सपनों को लेकर के शुरू किया, और उन्होंने कहा कि हर समाजवादी नेता ये चाहता है कि नेताजी का सपना देश के अंदर साकार हो। और सबसे पहले उन्होंने देश की 140 करोड़ आबादी के बारे में बताया कि जब से एनडीए की सरकार बनी है देश के अंदर, तब से 95% लोग जो है बर्बाद हो चुके हैं। ये धर्मेंद्र यादव का कहना था। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों की हम बात नहीं करेंगे, बल्कि हम 140 करोड़ जनता की बात करते हैं जो इस समय पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से इस बजट में स्वास्थ्य का बजट घटा दिया गया, वहीं उन्होंने किसानों की बात करते हुए कहा कि 2014 तक यानी उस समय यूपीए की सरकार रही, और 2014 तक किसानों का बजट 5.5% था, जो कि 2024 आते आते 3.15% रह गया है। तो इससे ये कह सकते हैं कि एक डेटा के साथ पूरी तैयारी करके धर्मेंद्र यादव संसद में बोलने के लिए आए हुए थे, और उनका ये स्पीच जो है इस समय जो है पूरे भारत के अंदर लोगों के द्वारा सुना जा रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि शिक्षा का बजट 2013 तक जो 4.77 था, वो घट के अब 2.5% तक आ गया। तो ये समझ सकते हैं कि पूरा तैयारी करके संसद के अंदर धर्मेंद्र यादव आए हुए थे। अब तक हम लोग जो है अखिलेश यादव और राहुल गांधी को संसद के पटल पे बोलते हुए सुने थे, विपक्ष पे किस तरीके से वो हमला करते हैं ये हम लोगों ने देखा था। लेकिन धर्मेंद्र यादव एक नए प्लेयर के रूप में, राजनीतिक प्लेयर के रूप में इस समय संसद के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। धर्मेंद्र यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने सीधे सीधे एनडीए की गवर्नमेंट पे आरोप लगाया कि एनडीए की सरकार गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, छात्र विरोधी है, दलित विरोधी है और गरीब विरोधी है। तो इससे समझते हैं कि धर्मेंद्र यादव अपने स्पीच में सभी उन वर्गों को जोड़ लिया जिसको लेकर के जो है लोकसभा चुनाव में भी मुद्दे बनते रहे हैं कि महंगाई देश के अंदर बढ़ी हुई है, छात्रों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, रोजगार के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो धर्मेंद्र यादव ने अपने स्पीच में सभी मुद्दों को लिया और इन मुद्दों को लेकर के वो काफ़ी हमलावर दिखे। धर्मेंद्र यादव जब संसद के पटल पे अपना स्पीच दे रहे थे, उस समय कोई उनका विपक्षी सांसद जो है बीच में कुछ बोल रहा था, तो उस पर वो काफ़ी हमलावर हुए और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते आपसे। लेकिन ये कह सकते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से विपक्षियों के ऊपर हमला किया है, ये धर्मेंद्र यादव का एक नया रूप जो है संसद के पटल पे दिखाई पड़ रहा है। धर्मेंद्र यादव ने ये कहा कि जब 2014 में पीएम मोदी की सरकार बनी थी, तो उस समय पीएम मोदी ने घोषणा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को जो है हर साल रोजगार मिलेगा। ऐसे में 10 साल का समय बीत चुका है और तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बन चुकी है। ऐसे में उन 20 करोड़ युवाओं को जो अगर रोजगार दिया गया है तो उसका डेटा कहाँ है? निर्मला सीतारमण को चाहिए था कि उसका डेटा जो है अपने बजट में वो देती कि इन 20 करोड़ युवाओं को रोजगार आखिर मिला कहाँ है।
वहीं धर्मेंद्र यादव अपने स्पीच में जो है एजुकेशन सेक्टर को लेकर काफ़ी हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार चाहती है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम जो है वो पूरे प्राइवेट हाथों में चला जाए और सरकार इसी लाइन पे जो है कार्य भी कर रही है कि देश के पूरे एजुकेशन सिस्टम को जो है प्राइवेट कर दिया जाए। उन्होंने बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों का नाम लेते हुए बताया कि वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हो या वाइस चांसलर हो, ये सारे लोग जो है कहीं ना कहीं जो इनकी नियुक्तियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं आरएसएस की पाठशाला से पढ़ करके आते हैं, तब उनकी वहाँ पे नियुक्तियाँ होती हैं। तो ये कह सकते हैं कि धर्मेंद्र यादव ने जहाँ बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दलों के ऊपर आरोप लगाया, वहीं आड़े हाथों जो है उन्होंने आरएसएस को भी लिया। वहीं उन्होंने अनुसूचित जाति की बात करते हुए ये कहा कि जो बजट आया है या जब से 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तो कोई भी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अगर अरबपति बना है तो उसका डेटा भी सरकार संसद के पटल पे लाए और जनता के सामने लाए। धर्मेंद्र यादव यही नहीं रुके, उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को लेकर के भी बात किया, यानी जो ओपीएस की बात की जा रही थी, ओल्ड पेंशन स्कीम की जो बात की जा रही थी देश के अंदर कि उसको पुनः लागू किया जाएगा, तो एनडीए की सरकार अब नई बन चुकी है। बजट में इसको लेकर के जो है कोई घोषणा नहीं किया गया, कोई चर्चा नहीं किया गया। वहीं धर्मेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश की जो नज़रअंदाजी की गई इस बजट के दरमियान, तो उन्होंने ये कहा कि क्या अयोध्या आप हार गए तो यूपी को आप भुला देंगे। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने इस अग्निपथ स्कीम का भी बात किया, अग्निवीर योजना का भी बात किया। उन्होंने कहा कि ये योजना पूरी तरीके से युवाओं को जो है बरगलाने के लिए है। 4 साल का रोजगार देने के बाद आप क्या चाहते हैं कि वो युवा जो है फिर से देश के अंदर बेरोजगार होकर के घूमे। तो ये स्कीम जो है पूरी तरीके से निरर्थक है और इसको समाप्त कर देना चाहिए। वहीं लोकसभा चुनाव में हार का जो एक एनालिसिस बीजेपी ने निकाला, उसमें एक आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि आरक्षण को लेकर के जो देश के अंदर भ्रम फैलाया गया, इसकी वजह से जो है विपक्षी पार्टियां पूरे देश के अंदर हावी हुई और बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सीटें काफ़ी कम हो गई। तो इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी धर्मेंद्र यादव चुप रहने वाले नहीं थे। उन्होंने सीधी तौर पे कहा कि देश में जो है भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है और उनके सहयोगी दल ये चाहते हैं कि आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए। तो ये कुछ बातें धर्मेंद्र यादव की थी जिन्होंने जो संसद के पटल पर उन्होंने बेपाकी से रखा और करीब 19 से 20 मिनट का जो उनका स्पीच था वो काफ़ी दमदार था। ये कह सकते हैं कि देश की जनता उसको पसंद कर रही है। जो एक कह सकते हैं कि राजनीतिक बल्लेबाजी उन्होंने की संसद के पटल पे, ये बहुत ही शानदार था। उनका स्पीच जो है इस समय पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और तमाम तरीके के कमेंट जो है उनके इस वीडियो के आने के बाद जो हो रहा है। कुछ पार्ट्स लगता है कि जो उनके स्पीच के दरमियान उन्होंने कुछ शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया था उसको शायद हटा लिया गया है, क्योंकि वो शब्द जो है कहीं ना कहीं से अमर्यादित दिख रहे थे। और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी जो है आप संसद के अंदर बोल रहे हैं तो इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपके पास वाक्य पटुता है, आप शानदार स्पीच दे रहे थे संसद के अंदर, तो इस तरीके के शब्दों के प्रयोग से जो है ये कह सकते हैं कि विपक्ष को बचना चाहिए। राहुल गांधी पे भी स्पीच को लेकर के कुछ एलिगेशन लगा था कि उन्होंने पूरे देश को जो है हिंदुओं को जो है हिंसक बता दिया था। तो इस तरीके की चीज़ें जो संसद के पटल पे आती रही हैं, तो इस पे नेताओं को ध्यान देना चाहिए कि किसी भी तरीके का अमर्यादित शब्द जो है उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। फिलहाल किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।